फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में आप सबका रिवीजन चल रहा है। तो कल रिवीजन में हम लोगों ने मीनिंग, स्कोप, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा था। उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कल जब हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा था तो हमने बताया था कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशन इन्वायरमेंट। एजुकेशन इन्वायरमेंट के अंदर लर्नर के बिहेवियर की स्टडी करना या ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना ही क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो जैसे हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथड के यूज़ करते हैं। इसी में हम मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। मेन मेथड्स हमारे दो हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के। पहला है सब्जेक्टिव मेथड और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड। सभी को पता है सब्जेक्टिव मेथड, पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव मेथड को हम आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव मेथड को हम वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्या है। तो सब्जेक्टिव मेथड वो मेथड होते हैं जो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल किसी की सोच पे या किसी की इंटरेस्ट पे। मतलब ये जो भी हमारे सब्जेक्टिव मेथड होंगे वो हमारी निजी सोच पर निर्भर करते हैं कि मैं कैसा सोचती हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है, वो इस बेस पर स्टडी करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो सिर्फ फैक्ट पे बेस्ड होता है, वो ना कि किसी की निजी सोच पे या इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। तो सब्जेक्टिव में हमारे 3 मेथड्स हैं और ऑब्जेक्टिव में भी हमारे टोटल 6 मेथड है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। सब्जेक्टिव मेथड में कौन कौन से मेथड है। पहला इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड है, तीसरा हमारा एनेक्डोटल मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसको हिंदी में हम बोलेंगे आत्मनिरीक्षण विधि, और ऑब्जर्वेशन मेथड को हम हिंदी में बोलेंगे निरीक्षण विधि, और एनेक्डोटल मेथड को हम हिंदी में बोलेंगे गाथा विवरण विधि। और ऑब्जेक्टिव मेथड में आपको दिख रहे होंगे, सबसे पहला है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। सेकंड है हमारा केस हिस्ट्री मेथड जो है हमारा इतिहास विधि। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मेथड जिसे बोलते हैं उपचारात्मक विधि। नेक्स्ट है हमारा साइको एनालिटिकल मेथड जिसको बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। फिफ्थ है हमारा डेवलपमेंट मेथड जिसको बोलते हैं विकासात्मक विधि। सिक्स्थ है हमारा कंपैरेटिव मेथड जिसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। अब इसे हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव मेथड में हमारा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन को जैसे मैंने बताया हिंदी में बोलते हैं आत्मनिष्ठ विधि। इंट्रोस्पेक्शन और आत्मनिष्ठ नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन क्या, इन मतलब अंदर, और इंस्पेक्शन मतलब जांच करना, मतलब अपने अंदर झांकना या उसकी जांच करना। आत्मनिष्ठ हिंदी में भी समझ में आ रहा है, आत्म का निरीक्षण करना। आत्म मतलब आप खुद, और उसका निरीक्षण करना। तो इंट्रोस्पेक्शन विधि क्या हुई, जब हम खुद से अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने मेंटल प्रोसेस को देखते हैं या अपने आप को ऑब्जर्व जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कौन सी विधि हो जाती है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या आत्मनिरीक्षण विधि हो जाती है। दिस मेथड विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। ये जो मेथड है ह्यूमन बिहेवियर को जज करने का सबसे पुराना मेथड है। सबसे पहले यही मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें क्या करता है, जो लर्नर होता है वो सेल्फ
ऑब्जर्वेशन मतलब खुद का ऑब्जर्वेशन वो खुद करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज एंग्री ही मे बी आस्क्ड टू डिटरमाइन हाउ ही फेल्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ एंगर बाय हिज ओन ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो वो जैसे मान लीजिए मुझे ही गुस्सा आ रहा है तो मैं खुद को ऑब्जर्व करूँगी मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है या किस वजह से, या मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं क्या फील करती हूँ जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है, तो मैं खुद ऑब्जर्व करूँ। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो जाएगा या आत्मनिष्ठ विधि हो जाएगी। ये जो मेथड है वो बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये चीप भी है। तो हम इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं। पहला हमारा मेरिट्स है सिंपलेस्ट मेथड, ये इजी है, इसमें हमें कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, तो ये सिंपल मेथड है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, कोई भी चीज़ भी इसमें नहीं लग रही है, तो ये क्या है? बहुत सस्ती विधि है जिसमें हमारा कोई भी एक पैसे का खर्चा नहीं होना है। रिक्वायर्स नो लेबोरेटरी, इसमें कोई भी प्रयोगशाला यूज़ नहीं करनी है, कहीं भी हम कर सकते हैं ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़। इंडिविजुअल गेट्स इमीडिएट एंड डायरेक्ट नॉलेज अबाउट हिज माइंड, कोई भी पर्सन अपने बारे में डायरेक्ट जान सकता है अपने दिमाग के बारे में या अपने मेंटल प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर टीचिंग बाय यूजिंग दिस मेथड। अगर किसी टीचर को अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना है, हम इम्प्रूव कैसे करते हैं? हम अपने आप को आंकते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो वैसे ही एक टीचर अगर अपनी टीचिंग को आंकना चाहता है या जांचना चाहता है कि वो जो पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, तो वो इस मेथड के थ्रू क्या कर सकता है? अपने आप की टीचिंग को या अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एंड एनीवेयर, ये मेथड हम कहीं भी और किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिमेरिट्स क्या है? नो रिलायबिलिटी, मतलब ये विश्वसनीय नहीं है। क्यों विश्वसनीय नहीं है? क्योंकि हम खुद से अपने बारे में बता रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं जो रिज़ल्ट हो वो सही ही हो, क्योंकि जो बातें हम बता रहे हैं वो हम जानते हैं कि वो कितनी सच है या झूठ, ठीक है। इसलिए इससे जो भी रिज़ल्ट होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट नो कंक्लूज़न, इससे कोई कंक्लूज़न हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड या निरीक्षण विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड से भी नाम से समझ में आ रहा है, मतलब निरीक्षण करना। निरीक्षण मतलब इसमें जो होता है ऑब्जर्वर क्या करता है, लर्नर का क्या करता है, बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। इन दिस मेथड द लर्नर बिहेवियर इज ऑब्जर्व अंडर नेचुरल कंडीशन बाय अदर इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, किसी दूसरे इंडिविजुअल द्वारा किसी सामने वाले इंडिविजुअल का या दूसरे इंडिविजुअल का क्या करते हैं हम, बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। किसके अंडर, नेचुरल कंडीशन के अंदर। सच ऑब्जर्वेशन विल बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहा है या किसी और इंडिविजुअल किसी ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने परसेप्शन के हिसाब से ऑब्जर्व करेगा। दिस हेल्प्स टू फाइंड आउट बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अ पर्सन। एक्सटर्नल बिहेवियर, क्योंकि हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जब हम किसी को देखते हैं तो हमें उसकी बाहर की क्वालिटी दिखती है, ना कि अंदर की क्वालिटी। तो हम इसके द्वारा एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम एक्सटर्नल बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ हेल्पफुल इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। ये जो मेथड है वो चिल्ड्रन के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर हम चिल्ड्रन को आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में बैठा के उनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। चिल्ड्रन के बिहेवियर को अगर हमें जज करना है तो हमें नेचुरल कंडीशन में ही उन्हें ऑब्जर्व करना हो, जब वो खेल रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो या जब वो पढ़ रहे हो या उन्हें पता ना हो कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, तभी हम उनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसलिए ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हाउएवर दिस मेथड विल एक्सप्लेन ओनली ऑब्जर्व बिहेवियर, सब्जेक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में इफेक्ट द रिजल्ट। जैसा कि आपको पता है कि जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपने परसेप्शन के हिसाब से दूसरों को ऑब्जर्व करेगा, तो उसके जो आइडियाज़ और थॉट्स होंगे वो किसी दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करने में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे। तो मतलब जो उसकी सोच है वो इस रिज़ल्ट को अफेक्ट करेगी। तो इसके मेरिट्स देख लेते हैं, इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं। इससे पहले हम ये बता देते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो दो टाइप का होता है या टू टाइप्स का होता है, फॉर्मल मेथड और इनफॉर्मल मेथड या पार्टिसिपेंट मेथड, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, या फॉर्मल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, नॉन फॉर्मल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट या फॉर्मल ऑब्जर्वेशन वो होता है जो
फ्री एनवायरनमेंट में होता है, मतलब उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, उसका जो भी जहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट उसमें नहीं किया जाता है, तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और इस फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में जिस व्यक्ति को या जिस ह्यूमन बीइंग को या जिस बच्चे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता भी नहीं होता है कि उसको ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसलिए ये कौन सा मेथड है, फॉर्मल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल क्या होता है, सॉरी, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो है जिसमें हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं, तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, हमारा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इसमें जिसका हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उसको पता होता है, क्योंकि हम उसे किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बैठा के उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो अब हम मेरिट्स पढ़ लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। मेरिट्स क्या है, सबसे पहला है सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक एंड प्लान मेथड। ये जो मेथड है ऑब्जर्वेशन वो सिस्टमैटिक होता है क्योंकि हमें स्पेसिफिक होता है, प्लान क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमें किसका ऑब्जर्वेशन करना है और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, किस किस चीज़ के लिए हम उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, इसलिए ये जो मेथड है वो क्या है, सिस्टमैटिक है, स्पेसिफिक है और प्लान्ड है। फिर मोर सब्जेक्टिव एंड वैलिड एज़ कम्पेयर टू इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, हम खुद से अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए बोला गया है कि ये जो मेथड है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल है, अपने अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को फ्लेक्सिबल बोला गया है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल, इसमें भी कोई खर्चा नहीं होता है, इसलिए ये मेथड हमारा इकोनॉमिकल है, इसमें भी हमारा कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता है, इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया, इकोनॉमिकल बोला गया है। इट कैन बी यूज टू स्टडी चिल्ड्रन एंड एनिमल इजीली, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इस मेथड को हम चिल्ड्रन या एनिमल पर इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व करने वाले को पता नहीं होता है कि हम उसे ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इन नेचुरल ऑब्जर्वेशन वी कैन ऑब्जर्व द स्पेसिफिक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन और अडल्ट्स इन नेचुरल सेटिंग। जिस चीज़ के लिए हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं किसी पर्सन को इस मेथड के थ्रू, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या बोला गया इसमें, इन नेचुरल ऑब्जर्वेशन वी कैन ऑब्जर्व द स्पेसिफिक बिहेवियर। हमें पता होता है कि कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर डिमेरिट्स क्या है इसकी, पहला है नीड्स ट्रेंड ऑब्जर्वर, इसके लिए हमें ट्रेंड ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है, अगर ट्रेंड ऑब्जर्वर आपके पास नहीं है तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है समटाइम्स ऑब्जर्वर मे ट्राई टू प्रोजेक्ट देयर ओन फीलिंग्स थॉट्स इन द माइंड ऑफ अदर एंड सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि अगर जो ऑब्जर्वर है उसके जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं सामने वाले को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो वो सोचता है वो दूसरों पे, वो यह सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो सामने वाला भी फील कर रहा होगा, जैसा मैं हूँ वैसा ही वो होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, तो आप अपनी सोच किसी दूसरे पे लाद नहीं सकते। नेक्स्ट, पर्सनल प्रॉब्लम एंड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन के थ्रू आसानी से स्टडी किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू जान नहीं सकते। नेक्स्ट, इंटरनल बिहेवियर ऑफ द पर्सन कैन नॉट बी स्टडी। फिर वही बात, इंटरनल बिहेवियर को हम नहीं जान सकते ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन इज सब्जेक्ट टू काइंड्स ऑफ एरर, सैम्पलिंग एरर एंड ऑब्जर्वर एरर। ऑब्जर्वेशन मेथड में बहुत सारी एरर भी होती हैं, जैसे सैम्पलिंग है, जो सैंपल आपने लिया है ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है वो सैंपल सही हो या करेक्ट हो। नेक्स्ट, ऑब्जर्वर एरर, ऑब्जर्वर की भी बहुत सारी एरर होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं रिज़ल्ट को, जैसे ऑब्जर्वर की खुद की सोच हो गई, खुद की फीलिंग्स हो गई। नेक्स्ट मेथड है हमारा एनेक्डोटल मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं गाथा विवरण विधि। यहाँ एनेक्डोटल से मतलब है यहाँ हम कोई स्टोरी के बेस में किसी बिहेवियर को जज करना। जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ एन ऑब्जर्वेशन दैट इज़ रिटन लाइक अ शॉर्ट स्टोरी। They are description of incident or event that are important to the person observing. Anecdotal records are short, objective and accurate as possible. इसमें क्या होता है कि इसमें हम
जिस पर्सन को हम जिस पर्सन के बिहेवियर को हमें स्टडी करना है उसके साथ शायद कोई ऐसी घटना घटी हो, उस घटना की हम एक स्टोरी तैयार कर लेते हैं, उस स्टोरी के ही बेस पे हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को जज करते हैं। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, एनेक्डोटल मेथड हो जाएगा। इसके मेरिट्स क्या हैं, नीड्स नो स्पेशल ट्रेनिंग, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती इस मेथड को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल एंड इजी टू डेवलप, ये इसमें भी हमारा कोई खर्चा नहीं क्योंकि इसमें भी कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता और ये आसानी से डेवलप किया जा सकता है क्योंकि हमें सिर्फ एक स्टोरी ही तैयार करनी है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, इफ़ केयरलेसली रिकॉर्डेड द पर्पस विल नॉट बी फुलफिल्ड, जो स्टोरी तैयार की गई है या जो रिकॉर्ड तैयार किया गया वो केयरलेसली तैयार किया गया है तो जो भी रिजल्ट या जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्ड डिपेंड्स ऑन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, जो भी रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं वो क्या डिपेंड करें, क्योंकि ये उसी स्टोरी पे डिपेंड करता है जो हमें वो पर्सन बताएगा जिसका बिहेवियर हमें जज करना है। तो अगर हम उस स्टोरी के बेस पे ही हम उसके बिहेवियर को जज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है जो वो स्टोरी बता रहा हो वो पूरी सच ही बता रहा हो या पूरी ही बता रहा हो। जो पहले अब हमने पढ़ा ये 3 जो हमारे थे ये सब्जेक्टिव मेथड थे, जैसा आप लोगों ने पढ़ा। पहला इंट्रोस्पेक्शन हमने पढ़ा, दूसरा हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा और तीसरा हमने एनेक्डोटल मेथड कहा। जो भी रेगुलर क्लास के बच्चे होंगे उन्हें समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि ये सब वो लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में हमारा पहला मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। आप लोगों में या हम सब ने एक्सपेरिमेंट किया ही होगा अपनी लाइफ में। तो जैसे ही जब स्कूल में हम जब साइंस पढ़ते थे तो हम सब लोग लैब में गए होंगे। जब हम लैब में जाते थे तो वहाँ सारी चीज़ें क्या होती थी, प्री प्लान्ड होती थी। जो भी सिचुएशन होती थी वो कंट्रोल्ड होती थी और उस कंट्रोल्ड सिचुएशन में ही उन प्री प्लान्ड चीज़ों में ही हम क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वैसे ही हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करेंगे, जो सिचुएशन होगी वो हमारी कंट्रोल होगी और जो भी सारी चीज़ें होंगी वो प्री प्लान्ड होंगी या आर्टिफिशियल होंगी। और उसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हमें क्या करना होगा, उस सब्जेक्ट का बिहेवियर हमें जज करना होगा। तो क्या लिखा है इसमें, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इन दिस मेथड बिहेवियर इज़ ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर कंट्रोल कंडीशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस मेथड में जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा वो कंट्रोल कंडीशन में किया जाएगा। दिस इज़ डन इन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी और इन क्लासरूम। ये कहीं भी मतलब हो सकता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल लैब हो या फिर क्लासरूम को भी हम लैब बना सकते हैं या हम आउटसाइड द क्लासरूम भी हम सब्जेक्ट का बिहेवियर जज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर इस्टेब्लिश। जैसे हम साइंस में जब रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वैसे ही अगर हम एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं साइकोलॉजी में तो वहाँ भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि हम किसी कॉज के कारण ही क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। Theories of behavior can be developed. These experiment require the creation of artificial environment. मैंने कहा कि जो environment होगा वो artificial होगा क्योंकि वो प्री प्लान्ड है, पहले से decided है। Therefore the scope is limited. जो स्कोप होगा वो भी लिमिटेड ही होगा क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी डायनेमिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। दिस मैटर इज़ ऑल्सो कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन या हम सबका जो बिहेवियर है वो क्या है, फिक्स नहीं है, वो डायनेमिक है, वो हर समय हर पल चेंज होता है और ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट मेथड है इसके कुछ स्टेप हैं, इसी स्टेप को फॉलो करके ही हम एक्सपेरिमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेप हैं ये पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉब्लम है। जब हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम किस बात की रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि हमें प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी होगी कि किस बात की या किस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। ये हाइपोथेसिस क्या होती है कि जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ अपने
कुछ हाइपोथेसिस बना लेते हैं या कुछ उपाय ले लेते हैं कि हम इस हाइपोथेसिस के थ्रू क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर इस डाटा को क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे और उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे उस डाटा का। फिर क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी हम उसको अप्लाई करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फिर उससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो राइट डाउन करेंगे। फिर लास्ट है हमारा रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूज़न, जो भी कंक्लूज़न निकला है हम इस एक्सपेरिमेंट मेथड में उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो उसे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट करने में कोई गलती तो नहीं हुई है, तो इस कंक्लूज़न को हम दोबारा रीचेक या रिवाइज भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड में। तो एक्सपेरिमेंट मेथड की मेरिट्स क्या है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम। सभी को पता है जब इतने सारे स्टेप फॉलो करके एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ किया जा रहा है तो ये मेथड सिस्टमैटिक भी होगा। नेक्स्ट है इट इज़ रिलायबल, ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है इसलिए इसके जो रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, रिलायबल होंगे। इट गिव्स प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो भी रिजल्ट हमें या उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो भी हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, वो प्रिसाइज होंगे, मतलब अप टू डेट होंगे। नेक्स्ट इसकी डिमेरिट्स क्या है, द सिचुएशन इज़ आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड बट बिहेवियर इज़ अ नेचुरल फिनोमिना विच में चेंज अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट मेथड के अंदर हम जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे वो आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट मेथड में सब्जेक्ट को ये पता है कि मेरा बिहेवियर क्या होने जा रहा है, स्टडी होने जा रहा है। तो जो भी पर्सन होगा जिसकी बिहेवियर की स्टडी हम कर रहे हैं तो वो अपने बिहेवियर को चेंज भी कर सकता है। तो क्योंकि जो बिहेवियर होता है वो तो हमारा नेचुरल होता है, लेकिन अगर हम किसी पर्सन को बता के हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो वो पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ डायनामिक। नेक्स्ट दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं इसलिए इसमें टाइम भी लगता है और ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि उसमें इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है हमें। नेक्स्ट इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड हेंस कैन बी कंडक्टेड, जो ट्रेन पर्सन ही या इसको जिस पर्सन को नॉलेज ही होगी या स्पेशलाइज्ड होगा वो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करने में, वही पर्सन इस मेथड का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा केस हिस्ट्री मेथड या इतिहास विधि। इतिहास नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस मेथड में क्या होगा कि हम किसी का जिस भी पर्सन की हम बिहेवियर की स्टडी करने जा रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री को देखकर हम क्या करेंगे, उसके ह्यूमन बिहेवियर को हम जज करेंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर। ये जो मेथड है मेनली उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो फिजिकली और मेंटली क्या होते हैं, डिसऑर्डर, मतलब जिन पर्सन को फिजिकली और मेंटल कोई भी डिसऑर्डर होता है उन पर्सन के लिए ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर दिस द केस हिस्ट्री हैज़ टू बी मेड ऑफ द अर्लियर एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल। जो प्रेजेंट टाइम में उस पर्सन का बिहेवियर है जिसके हम बिहेवियर की स्टडी करने जा रहे हैं, उसके हम प्रीवियस बिहेवियर को भी देखते हैं कि जो प्रेजेंट में उसकी कंडीशन है वो किस वजह से है, क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके प्रेजेंट बिहेवियर को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और भी चीज़ों से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, उसकी फैमिली हो गई, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके रिलेटिव हो गए, उसके नेबर हो गए या उसके टीचर्स हो गए। तो इन सब पर्सन्स के थ्रू भी हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम एक केस हिस्ट्री तैयार कर लेंगे। उस केस हिस्ट्री के बेस पे ही हम पता लगाएंगे कि उस पर्सन को ये फिज़िकल और मेंटल डिसऑर्डर किस वजह से हुआ है और उसकी हम हेल्प करेंगे किस चीज़ में, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, या जो भी उसको माल एडजस्टमेंट करने में या एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को हम दूर करेंगे इस मेथड के थ्रू। तो इसकी मेरिट्स क्या हैं, पहली है कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, हाईली रिलायबल, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। इसमें क्या होगा, क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री पता कर रहे हैं, जिस भी पर्सन का हम ह्यूमन बिहेवियर जज कर रहे हैं तो हम उसके
सारे एस्पेक्ट को हम देख सकते हैं इस मेथड के थ्रू। इसके जो रिज़ल्ट होंगे रिलायबल होंगे, क्योंकि हम उसकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही हम इसके बिहेवियर को जज कर रहे हैं, और इस मेथड के थ्रू हम इसकी रेमेडी भी आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस मेथड के थ्रू मिल जाएगी। नेक्स्ट है डिमेरिट्स। इसका क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें पूरी हिस्ट्री जाननी है तो हिस्ट्री जानने में टाइम भी लगेगा। नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, हमें बहुत सारे एफर्ट भी करने होंगे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। और रिक्वायर्स टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, ठीक है, हमें टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए इस मेथड को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड को हम रेमेडियल मेथड के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में इसे उपचारात्मक विधि भी बोलते हैं। क्लिनिकल नाम से समझ में आ रहा है क्लिनिक से बना है, तो इसमें उन पर्सन्स की हम के बिहेवियर की स्टडी करते हैं जिनको मेंटली रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या जिनको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो जिन भी बच्चों को या जिस भी ह्यूमन बीइंग को मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही होती है, उन रीज़नों का हम पता लगाते हैं इस मेथड के अंदर, फिर उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं इस मेथड के थ्रू। इस मेथड को कंडक्ट करने के लिए भी हम बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला स्टेप लिखा हुआ है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्लिनिकल मेथड आर। पहला है जैसे कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। पहले हम जिस भी पर्सन की बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं उसके साथ हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, मतलब सामने से बातचीत करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें उसे या क्या प्रॉब्लम है, सामने से पहले प्रॉब्लम जानेंगे इंटरव्यू के थ्रू। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिंग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। तो पहले फिर उसके पेशेंट की हम क्या हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, तो हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए हम केस हिस्ट्री मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेंटल स्टेटस। फिर उसके फिजिकल और मेंटल स्टेटस के बारे में जानेंगे, उसका एग्जामिन करेंगे। फिर नेक्स्ट है मेकिंग इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस। फिर उस प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करेंगे। फिर क्या है? फॉर्मुलेटिंग अ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन प्रोग्राम। फिर क्या करेंगे? उसको हम ट्रीटमेंट देंगे। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? क्लिनिकल मेथड हो जाएगा। इस मेथड्स के मेरिट्स क्या हैं? बाय दिस मेथड इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ एंजाइटी, फियर एंड मिस एडजस्टमेंट। इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जिस भी पर्सन की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके एंजाइटी का क्या रीज़न जान सकते हैं या उसके डर का कारण जान सकते हैं, उसे एडजस्टमेंट करने में क्यों दिक्कत और कहाँ दिक्कत आ रही है, ये हम इस मेथड के थ्रू जान सकते हैं। फिर टू नो द रीज़न फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम मेंटल एंड बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी उस पर्सन का एबनॉर्मल बिहेवियर है वो क्यों है, उसके रीज़न क्या हैं, ये भी हम जान सकते हैं इस मेथड के थ्रू। फिर डिमेरिट्स क्या है इसकी? दिस मेथड इज़ हाईली एक्सपेंडेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी। इस मेथड में बहुत टाइम और बहुत श्रम और बहुत पैसा खर्च होता है। ओनली स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट कैन यूज़ दिस मेथड। जो स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वही इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होता है उस पर्सन को। ये आगे के मेथड अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इतने मेथड पढ़े, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो हम लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए हैं? हमने सब्जेक्टिव मेथड सारे पढ़ लिए हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी पढ़ लिया है, ऑब्जर्वेशन भी पढ़ लिया है और एनेक्डोटल मेथड भी पढ़ लिया है। और ऑब्जेक्टिव में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ लिया है, केस हिस्ट्री मेथड पढ़ लिया है और क्लिनिकल मेथड पढ़ लिया है और साइको एनालिटिकल मेथड अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और मेथड भी हैं इसके अलावा, वो हम अदर मेथड में पढ़ लेंगे। थैंक यू क्लास।